हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। जी हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है वो बीपीएससी 133 का है। और इसमें हम क्योंकि ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो एग्जाम टाइम के लिए वेरी बेस्ट होते हैं। तो चलिए आइए, आज का जो ब्लॉक है वो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि 1 एंड 2 ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख चुके हैं सरकार के रूप में, ब्लॉक 3 का नाम है, जिसमें संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका ब्लॉक है 3। मैं पहले से बता देती हूँ क्योंकि सरकार के बारे में, और सरकार से 3 या 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और जबकि आपको 5 क्वेश्चन करने ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। सरकार के प्रमुख के नेतृत्व, सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्य में क्या संबंध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप ये ब्लॉक आपका है सरकार के रूप में, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संसदीय प्रणाली का अर्थ, ठीक है ना, और उसकी विशेषताएं, ठीक है। ओके राइट, चलिए हो गया। तो देखिए संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं। तो संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है जिसमें सरकार की कार्यपालिका और विधानसभा शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और कार्यपालिका विधानसभा से तय की जाती है, ठीक है ना। तो सरकार का मतलब क्या होता है, किस रूप से होता है, उसमें सरकार की जो कार्यपालिका होती है वो विधान शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती है, और जो कार्यपालिका होती है वो विधानसभा से तय की जाती है, ठीक है। और जो इसके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है, कौन, कार्यपालिका। कार्यपालिका किसके प्रति, विधानसभा के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार जवाबदेह होती है। और ये दोनों कार्यपालिका और विधानसभा जो होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, और कार्यपालिका विधानसभा से तय की जाती है, ठीक है राइट। और इसके द्वारा खारिज भी किया जा सकता है विधानसभा के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया सरकार, संसदीय प्रणाली का मतलब। तो संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है, ठीक है। ओके, अब इतना क्लियर हो गया। अब चलिए संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति प्रणाली से अलग होती है। अब संसदीय प्रणाली की विशेषता देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, दो कार्यकारी प्रमुख, इसमें 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं संसदीय प्रणाली में। कार्यपालिका और विधानसभा होती है, जो ऊपर ही बता चुके हैं, जो मेन रोल इनका होता है, यही 2 कार्यकारी प्रमुख भी होते हैं, कौन, कार्यपालिका और विधानसभा। फिर इन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो सामूहिक जिम्मेदारी तीसरा टॉपिक आ गया। फिर सरकार के प्रमुख नेतृत्व के रूप में होते हैं, सरकार का पूरा काम यहीं से चलता है, तो सरकार का प्रमुख नेतृत्व भी होता है। तय अवधि का अभाव, मतलब जो इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होती है, तो इस चीज का अभाव होता है। अब एक कर करके नीचे एक्सप्लेन किया गया, तो आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वीडियो देखिएगा, यूनिट 3 खोल लीजिएगा वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके, और उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, किस वक्त हम बता रहे हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, 2 कार्यकारी प्रमुख हो गया, कार्यपालिका और विधानसभा हो गया। फिर तीसरा सामूहिक जिम्मेदारी हो गई। चौथा सरकार के प्रमुख का नेतृत्व हो गया। पांचवा तय अवधि का अभाव हो गया इसमें, ठीक है। ओके, ये देख लीजिएगा, 2 प्रमुख कार्यकारी का मतलब क्या होता है, 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी राज्य प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। एक राज्य का प्रमुख और एक सरकार का प्रमुख होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। राज्य प्रमुख राज्य का प्रतीकात्मक कल्पित मुखिया होता है, और जो सरकार का प्रमुख होता है वो सरकार का मुखिया के पास होती है, वास्तविक सरकार के मुखिया के पास होती है, ठीक है ना। राज्य का मुखिया या तो वंशानुगत होगा, निर्वाचित होगा, ठीक है। तो इस तरह का देख लीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया। कार्यपालिका और विधानसभा का संलयन, मिलाना। तो संसदीय प्रणाली में सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, इनमें शक्तियों का संलयन होता है, ठीक है, जो सरकार के अंगों के अधिकार का विलय करने वाले एक संवैधानिक सिद्धांत को दिखाता है। विधानसभा और कार्यपालिका का संलयन संसदीय प्रणालियों में मुख्य रूप से 4 रूपों में मौजूद होता है। तो विधानसभा और कार्यपालिका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से संबंधित है ये, ठीक है। विधानसभा और कार्यपालिका से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको फिर आंसर यही लिखना होगा। तो सबसे पहला
कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिमंडल या समिति होती है वो पूरी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री सहित जितनी मंत्रिमंडल की समिति होती है वो सभी आती है, ठीक है। तो कार्यपालिका विधानसभा से तैयार की जाती है और इसके प्रति जवाबदेह रहती है। कौन? कार्यपालिका, ठीक है। एक तरह से यदि विशेषता भी पूछ लेता है तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा, विशेषताएं भी इसकी होती हैं। तो कार्यपालिका क्या होती है? विधानसभा से तैयार की जाती है और इसके प्रति यानी विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। एक नई सरकार यानी प्रधानमंत्री जो उसका मंत्रिमंडल होता है उसके गठन का तभी होता है जब वह पहली बार विधानसभा से विश्वास मत हासिल करती है। कौन? कार्यपालिका। ओके, तो एक नई सरकार का गठन तब होता है जब वह पहली बार विधानसभा से विश्वास मत हासिल करती है, यानी कि नई सरकार जो भी बनती है। विश्वास मत का अर्थ नए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले अधिकांश विधायकों के मत से होता है। अब ये पहले उसमें बहुत अच्छा समझाया, आप देख लीजिएगा। कार्यपालिका विधानसभा के सदस्यों के समर्थन के बिना अपने प्रभावी प्रस्तावों को विधायी प्रस्तावों का उत्तीर्ण नहीं कर सकती और कार्यपालिका के सदस्यों विशेष रूप से मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा अपने संबंधित विभागों की गतिविधियों के बारे में विधानसभा के सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। फिर दूसरा, कार्यपालिका के सदस्य विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। तीसरा, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार को सत्ता से हटा सकती है और अविश्वास प्रस्ताव मत विधानसभा के बहुमत एक मत का होता है जो सरकारी सत्ताधारी प्रधानमंत्री में विश्वास की कमी को दर्शाता है। ये कार्यपालिका और विधायपालिका में अंतर पूछ सकता है। क्या अंतर है कार्यपालिका विधायपालिका में, विधानसभा में, या कार्यपालिका और विधानसभा में, ठीक है, या कार्यपालिका विधानसभा से किस तरह से अलग है, किससे संबंधित है, तो आपको यही आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। ओके, चलिए अब दूसरा देख ले, सामूहिक जिम्मेदारी नहीं देखेंगे हम। एक ये सिद्धांत है, सामूहिक जिम्मेदारी सिद्धांत संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद को सार्वजनिक रूप से सातवें विधानसभा में सभी सरकारी निर्णयों का समर्थन करना चाहिए, यानी सरकार के सभी कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद समान रूप से जिम्मेदार होता है, ठीक है। सरकार के प्रमुख नेतृत्व, ये देख लेते हैं। सरकार के प्रमुख नेतृत्व यानी संसदीय प्रणाली में दिन प्रतिदिन के आधार पर वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री या कुलपतियों के हाथों में रहती है, ये हम सभी को पता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद विधानसभा और बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? जो मंत्रिपरिषद होती है, जो विधानसभा होता है, जो बहुमत दल होता है, उसका वो क्या होता है? नेता होता है। और इस वजह से वह शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का अभ्यास करता है जिससे वह अधिकांश संसदीय प्रणालियों में सबसे शक्तिशाली अभिनेता बन जाता है प्रधानमंत्री। और उसकी सलाह के आधार पर राज्य के शीर्ष प्रमुख मंत्रियों और केंद्र सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। किसके आधार पर? प्रधानमंत्री के। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, आपको बताना है, ठीक है ना। किसके? प्रधानमंत्री के कार्य आपको बताने हैं, तो यही यहाँ पे चल रहा है। मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री को खारिज करते हैं और सम्मान देते हैं, किसको? प्रधानमंत्री। और विधानसभा के सत्रों को मुलतवी करते हैं यानी खत्म करते हैं, प्रधानमंत्री। विधानसभा से लोकप्रिय निचले सदन को भंग करते हैं, कौन? प्रधानमंत्री। इस प्रकार सरकार का प्रमुख वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करता है और व्यवहार में से नियंत्रित करता है, ना कि राज्य का प्रमुख जो केवल शीर्ष प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। ओके, यानी राष्ट्रपति। तो मुख्य कार्यकारी, मुख्य विधायक और मुख्य प्रशासक के रूप में प्रधानमंत्री संभावित रूप से एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सब कुछ उस उपयोग पर निर्भर करता है जिसे वह अपनी स्थिति में बनाने के लिए चुनता है और वह उस सफलता पर निर्भर करता है जिसके साथ वह अपनी कुछ जिम्मेदारी सौंपता है। तो सभी प्रधानमंत्री सभी स्थितियों में और संसदीय प्रणालियों के समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त करता है जब सरकार एक बहुमत वाले पक्ष द्वारा बनाई गई हो, मतलब एक दल से सरकार बनी हो। जहां गठबंधन की सरकार होती है, प्रधानमंत्री की शक्ति जो मुख्य निर्धारक होते हैं, उनके दल की विधायी शक्ति, उनके दल में एकता की मात्रा, मंत्रियों को नियुक्त करने हटाने की उनकी क्षमता और मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रियों को नियुक्त करने हटाने अधिकार देने की उनकी क्षमता, विधानसभा में नीति निर्माण प्रक्रिया और व्यायाम प्राधिकरण को निपटाने की क्षमता जो होती है अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 प्रकार की संसदीय सरकार की पहचान होती है। संसदीय सरकार कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। मंत्रिमंडल सरकार, प्रधानमंत्री सरकार और मंत्री सरकार। मंत्रिमंडल सरकार में मंत्रिपरिषद को व्यापक निर्णय लेने का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं और
प्रधानमंत्री इन बैठकों में मुख्य रूप से कुर्सी संभालते हैं और इस प्रकार की संसदीय सरकार विशेष रूप से फिनलैंड में संचालित है। प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है, कार्य करने वाला होता है, जो विभिन्न मंत्रियों के साथ सीधे व्यवहार करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी है, जहां विधानसभा के प्रति मंत्रियों की जवाबदेही कुलाधिपति के कार्यकाल के माध्यम से मौजूद होती है, जिसे जर्मनी की विधानसभा के बुस्टेनटैग नामक सदन में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें ये जानना कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मैंने इतने कार्य आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता दिए। ठीक है ना। पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन हमारे बन गए। ठीक है ना। चलिए अब हम नीचे देख लेते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से लेते जाएंगे। संसदीय प्रणाली में सरकार, तो ये भी हमने देख लिया संसदीय प्रणाली में सरकार। ठीक है ना। अब क्या देख लेते हैं, ओके यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया कि संसद सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो सरकार का संसदीय स्वरूप और इसकी प्रमुख विशेषताएं हम ऊपर देख के आ चुके हैं। ठीक है ना। सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है, ये भी थोड़ा सा हमने पढ़ ही लिया। ठीक है। राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पहले कहा, ये ब्लॉक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह स्वरूप है जिसमें सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग होती हैं। ठीक है ना। यानी राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का स्वरूप होता है जिसमें सरकार की कार्यकारी कार्य करने वाली और विधायी जो कानून बनाने वाली शाखाएं अलग अलग होती हैं और दोनों में ही आपसी स्वतंत्रता होती है। यानी इसमें कार्यपालिका और विधानसभा को अलग चुना जाता है और इसके पास स्वतंत्र शक्तियां होती हैं और कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा को जवाबदेह नहीं होती। अभी हमने क्या देखा था, संसदीय प्रणाली में हमने देखा कि जो सरकार के प्रति क्या होती है, कार्यपालिका और विधानसभा जो होती है दोनों जो शाखाएं होती है सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं। कार्यपालिका स्पेशली तौर पे विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है ना। और जवाबदेह होती है कौन, कार्यपालिका विधानसभा के प्रति, दोनों साथ में काम करती है। तो इंपॉर्टेंट वहां पे विधानसभा को दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में क्या कह दिया गया कि इसकी जो दोनों शाखाएं होती हैं, सरकार की जो 2 शाखाएं कार्यकारी विधायी शाखाएं हैं, ये दोनों अलग होती हैं, दोनों ही आपस में स्वतंत्र होती हैं। किसमें, राष्ट्रपति प्रणाली में। इसमें कार्यपालिका और विधानसभा को अलग से चुना जाता है और इनके पास स्वतंत्र अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, जस्ट अपोजिट होता है संसदीय प्रणाली से, और न इसे विधानसभा द्वारा भंग किया जा सकता है, जबकि संसदीय प्रणाली में विधानसभा द्वारा भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में क्या अंतर है बताइए। तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो गार्नर कहते हैं कि राष्ट्रपति सरकार ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यकारी यानी राज्य के प्रमुख और उसके मंत्रियों सहित अपनी अवधि या कार्यकाल के मामले में संवैधानिक रूप से विधानसभा के स्वतंत्र होते ही और अपनी राजनीतिक नीतियों के विधानसभा को जवाबदेह नहीं होते। ठीक है ना। राइट। ओके। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए संसदीय प्रणाली की तरह राष्ट्रपति प्रणाली की अपनी विशेषताएं भी हमने देखा ना। विशेषताएं प्रधानमंत्री की जो देखा ना, अगर संसदीय प्रणाली की पूछता है तो आपको वही लिखना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। राष्ट्रपति की विशेषताएं, राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, इनमें अंतर। मैंने कहा ये ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो जो इसे संसदीय प्रणाली से अलग करती है। ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसमें एक ही मुखिया होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, कानून बनाने का अधिकार होता है, कार्यालयों की तय अवधि होती है, जबकि उसमें तय अवधि नहीं होती, तय अवधि की सीमा नहीं होती थी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये विशेषताएं हो गई राष्ट्रपति प्रणाली की। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत कहाँ पे है, हमें तो कहीं पे भी नहीं देखा। शक्ति का विभाजन कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पे होता है, शायद वही चीज है शक्ति का विभाजन। ठीक है।
या राइट? शक्ति का विभाजन वहीं पे होता है, ठीक है ना, राइट? कहाँ पे? कार्यपालिका और विधानसभा के बीच में। ये शायद मैंने उस वाले वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है ना। ये देखिए शक्तियों का विभाजन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता, सॉरी ये कैसे रह गया, ये विशेषता में आता है, ठीक है, विशेषता में आता है कि मुखिया और शक्ति का विभाजन। तो राष्ट्र सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को परिभाषित करने वाली मुख्य विशेषताओं में एक है क्या? शक्ति का विभाजन करना। इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सरकार की 3 शाखाओं विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाता है। किसको? शक्तियों और जिम्मेदारियों को। किसकी? सरकार की। राष्ट्रपति प्रणाली में विधानसभा और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। सबसे पहले कर्मचारी यानी राष्ट्रपति उसके मंत्री विधानसभा से नहीं लिए जाते, बल्कि राष्ट्रपति और विधानसभा को अपने चुनावों से अलग अलग चुना जाता है, ठीक है, अपने अपने चुनावों से। दूसरा, राष्ट्रपति सीधे रूप से निर्वाचन मंडल के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होता है। कौन? राष्ट्रपति, ना कि विधानसभा के प्रति। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे सीधे तौर पर चुनावों के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है, जो कि वहां पे होते, कहाँ? मंडल पे होते, ठीक है। तीसरा, विधानसभा राष्ट्रपति को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले हटा नहीं सकती है, वह केवल असाधारण परिस्थितियों में से महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से भी ऐसा कर सकती है। राष्ट्रपति विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इसे भंग नहीं कर सकता, ठीक है, राष्ट्रपति को भी यह हक नहीं है। पांचवा, राष्ट्रपति सहित कार्यपालिका के सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते और विधानसभा के सदस्य भी कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति और कार्यपालिका जो है इनके सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते और विधानसभा के सदस्य भी कार्यपालिका के नहीं बन सकते। अगर विधानसभा के सदस्य कार्यकारी शाखा में शामिल होना चाहते तो उन्हें पहले कार्यपालिका में अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और इसके साथ ही कार्यकारी सदस्य विधानसभा में नहीं बैठ सकते और ना ही विधायी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है शक्ति का विभाजन, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा शक्ति का विभाजन का, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा ये, ठीक है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को जो शक्ति के विभाजन है उसका क्या अर्थ है यहाँ पे। ओके, सरकार की 3 शाखाएं कौन सी होती है? विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सरकार की 3 शाखाएं, सरकार के 3 अंग, तो विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको एक करके एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जहां विधानसभा जहां कानून बनती है और कार्यपालिका जहां पे क्या होता है उसको करने की प्रोसेस होती है और न्यायपालिका जहां पे उसको लागू किया जाता है, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज मिल रहा है शक्ति का विभाजन। ओके, सॉरी, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली फायदे और नुकसान यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने देख लिए हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे लेसन ले लेते हैं, संघीय और एकात्मक व्यवस्था, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था और संघवाद क्या है? संघीय व्यवस्था क्या है, संघवाद की बदलती प्रवृत्ति, एकात्मक व्यवस्था क्या है। हमारे भारत में संघीय व्यवस्था ने एक क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण, ये क्या कहलाता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और इसके आंसर हम आपको यहाँ पे बता देंगे, लेकिन और समझना तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है संघीय व्यवस्था में? ओके, संघवाद आवश्यक विशेषताएं, इसकी आवश्यक विशेषताएं क्या हो सकती है संघवाद की? सबसे पहले शक्ति का विभाजन, संघवाद की आवश्यक विशेषता, लिखित संविधान, इसको मैंने ऑलरेडी पहले जो वीडियो बने उनमें मैंने एक्सप्लेन किया है। न्यायिक समीक्षा, तो आप देख लीजिएगा संघवाद की बदलती प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। ये तो इसमें हमने विशेषताएं देखी, 3 विशेषताएं देख ली, न्यायिक समीक्षा देख लिया, लिखित संविधान देख लिया और साथ में शक्ति का विभाजन देख लिया, ठीक है ना। 3 यहाँ पे विशेषताएं हो गई हैं संघवाद की। ओके, राइट। अब और देख लेते हैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकात्मक व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था की तुलना में बहुत पुरानी व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था, ठीक है ना। और यूरोप में पूर्ण राजशाही उदय से लगाया जा सकता है एकात्मक व्यवस्था को, सामंतवाद के पतन के बाद इसका उदय हुआ था। इसे भी एकात्मक व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या है ऑलरेडी मैंने समझाया, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें नहीं बताऊंगी, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। एक संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, जो ऊपर हम 3 देख के आए हैं वो है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। संघीय एकात्मक व्यवस्था में अंतर क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए संघीय और एकात्मक प्रणाली के बीच बहुत विभिन्नताएं हैं, ठीक है।
या तो संघीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली के कुछ तत्वों का अधिग्रहण करने का प्रयास करती है, यानी कि उसको ग्रहण करने का, लेने का, या इसके विपरीत होता है। इसलिए जब हम दोनों प्राणियों के अनुभवजन्य कार्यान्वयन को देखते हैं तो बहुत सारी समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी मिलते हैं। अंतर जो बिंदुओं पे दिए, पहला शक्ति का स्रोत, इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। संघीय एकात्मक व्यवस्था में अंतर है, संघीय एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है? तो पहला शक्ति का स्रोत, दूसरा शक्ति की प्रकृति, ठीक है, तीसरा क्षेत्रीय सीमांकन। ये देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीन ही उसमें विशेषताएं हैं, ठीक है ना, संघीय और एकात्मक व्यवस्था में। केंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं केंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण क्या कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, शक्ति के उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण और सत्ता के गैर केंद्रीकरण के बीच अंतर है, यानी कि सत्ता का उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण तब होता है जब उच्च अधिकारी भिन्न प्रकार की एकात्मक प्रणाली में निश्चित शक्ति निचले स्तर तक हस्तांतरित या विकेंद्रित की जाए। मैं पहले भी कह चुकी, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अपने शक्ति का हस्तांतरण नीचे की ओर करना, निचले स्तर पर करना। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को क्या करे, थोड़ा सा नीचे की ओर राज्य को दे दे, फिर राज्य सरकार जो है किसको दे दे, जिले को दे दे, जिससे ग्राम पंचायतें होती है उनको शक्तियां मिली हुई होती हैं। तो ये शक्ति का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है, हस्तांतरण होता है, विकेंद्रीकरण, ठीक है। जैसे स्पेन में सरकार ने 17 स्वायत्त समुदायों को शक्ति हस्तांतरित की है, ठीक है ना, आप एक उदाहरण वहां पे दे सकते हैं। तो ऐसी प्रयोजित शक्तियां स्थायी प्रकृति की नहीं होती है, न इन्हें किसी समय पुनः केंद्रित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य उप इकाइयां केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं, और इस प्रकार शक्ति का उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण एकात्मक प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर दूसरा गैर विकेंद्रीकरण, तो गैर विकेंद्रित, तो पूर्ण विकेंद्रीकरण एकात्मक प्रणाली के साथ जुड़ा है, और जो गैर विकेंद्रीकरण है वो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है ना, समझिएगा इसे। तो जब हम गैर विकेंद्रीकरण के बारे में बात करते हैं तो वहां शक्ति केवल स्थानांतरित नहीं होती बल्कि विभिन्न घटक इकाइयों के बीच व्याप्त होती है, और इसका मतलब यह है कि सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है और दोनों स्तरों पर सरकारें अपने काम में सापेक्ष स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं। इस प्रकार उप इकाइयां शक्ति के स्वस्थायी केंद्र होते हैं। इसलिए संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों को एक पक्षी तरीके से नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो कोई विशेष केंद्र नहीं है, इसलिए केंद्रीकरण नहीं हो सकता है। और गैर केंद्रीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण यूएसए है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, केंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, एक दो बार, ठीक है ना। ओके, तो ये सारांश भी आ गया। तो इस यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस यूनिट में क्वेश्चन कम ही है, लेकिन जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, राइट, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।